उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात जिंदगी में हर काम मेहनत और परिश्रम से ही पूरे होते हैं। मात्र इच्छा करने से या सोचने से कोई भी काम जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे मेरे भारत देश के बच्चों, आपको अगर नीट क्रैक करना है तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचो कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर नरसों करेंगे, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। सो भैया कब सिलेबस खत्म करोगे, कब रिवीजन अच्छे से कंप्लीट करोगे अगर आज से एफर्ट नहीं डालोगे आप। सो इसलिए बिलीव इन टुडे एंड फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर। सो आज से ही आपको अपना नीट की तैयारी बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ शुरू करनी है। और इस नीट की तैयारी में मैं अनु शर्मा आपके साथ देने के लिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है अब कंप्लीट करना है अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि वो हटा दिया गया है नीट के सिलेबस से। हमारा पहला चैप्टर रहेगा ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा पूरा का पूरा कंटेंट, और एनसीईआरटी बेस्ड बड़े ही प्यारे से नोट्स मैंने बनाए हैं जो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको नोट्स लेने हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो कृपया करके बच्चों अपनी तैयारी जो है वो आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनहेल करना, एक्सहेल करना, ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो बेटा जी, सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी के सेल के अंदर जाती है तो सेल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं खाने को जलाने के लिए, खाने या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब भी खाना जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लिए एक जहर की भांति काम कर सकती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलनी है। सो ऑक्सीजन सेल के अंदर कॉन्स्टेंटली जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कॉन्स्टेंटली बाहर आनी है। इस प्रक्रिया को, इस आने जाने को, ऑक्सीजन के जाने को और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने को ही हम कहते हैं ब्रीदिंग। कॉमनली ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन या सांस लेने के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के रहने के स्थान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है वो भी उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिसाइड करता है। जैसे कि बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स बात करें, एनिमल्स बात करें, जो स्पॉन्जेस हैं, नाइडेरियंस हैं, फ्लैटवॉर्म्स हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली रेस्पिरेटरी गैसेस डिफ्यूज होती रहती हैं। अर्थवर्म या केंचुआ जो मिट्टी में पाया जाता है, जिसे फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है, यह केंचुआ जो एनालिडा फाइलम को बिलोंग करता है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेता है। स्किन के थ्रू सांस लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन से सांस जब लेता है ऑर्गेनिज्म, हम इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इंसेक्ट्स, मान लो कॉकरोच, जो कॉकरोच है वो ट्रैकिया नामक ट्यूब से सांस लेता है। रेस्पिरेशन का नाम आ जाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया बॉडी वॉल की इन्वेजिनेशन होती है, जैसे बॉडी वॉल है उसकी इन्वेजिनेशन होती है, तो एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन है मेरी आर्म की तरह। और ये ट्रैकिया छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिन्हें ट्रैक्यूल्स कहते हैं। सो ट्रैकिया से ऑक्सीजन ट्रैक्यूल्स में जाती है, ट्रैक्यूल्स से ये ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड के थ्रू सेल में डाल दी जाती है। सेल की कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड नामक मिडलमैन के थ्रू पहले ट्रैक्यूल्स में आती है डिफ्यूजन के थ्रू, और फिर ट्रैकिया से बाहर निकल जाती है। सो इंसेक्ट्स में बॉडी फ्लूइड या जो उनका हीमोलिम्फ होता है उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। सो इसलिए
जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है वो एक प्रकार की डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन माने जब कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता ऑर्गेनिज्म द्वारा सांस लेने के लिए, या जब बॉडी फ्लूइड का कोई रोल नहीं होता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, सो डायरेक्ट रेस्पिरेशन की कैटेगरी में आती है। सो कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ट्रैकियल ट्यूब में ट्रैकियल रेस्पिरेशन में ट्रैकिया नामक इनवेजिनेशंस तो इस्तेमाल हो रही हैं, सो ये तो एक इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होनी चाहिए। सो डियर, ट्रैकियल रेस्पिरेशन डायरेक्ट रेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि इसमें बॉडी फ्लूइड या ब्लड का कोई रोल नहीं होता फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि भैया जो कॉकरोच है या जो इंसेक्ट है उनके बॉडी फ्लूइड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ओके, उसके बाद एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का और जो फिशेस होती हैं, जो मछलियां होती हैं, वो गिल्स से सांस लेती हैं। गिल्स से जब सांस लेता है ऑर्गेनिज्म, हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो जमीन पे रहते हैं वर्टिब्रेट्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करते हैं, मतलब वो लंग्स द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो हैं वो स्किन से, लंग्स से और बकोफिरेंजियल कैविटी से सांस लेते हैं। और उनका जो टेडपोल होता है, जो एम्फीबियन का लार्वा है उसे टेडपोल कहते हैं, वो टेडपोल पानी में पाया जाता है, इसलिए पानी में रहने वाले जंतु ऑफ कोर्स गिल्स से सांस लेते हैं। सो टेडपोल गिल्स से सांस लेता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन शो करता है। ठीक है, अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अगर बात करते हैं तो बेटा हम तो अपने ही बारे में ज्यादा फोकस्ड रहेंगे ना। सो हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बाद अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। भैया जब हम सांस लेते हैं तो हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स से सांस लेते हैं, यह हवा नेजल चैम्बर्स में जाती है। नेजल चैम्बर्स के थ्रू यह हवा आगे एक कॉमन पैसेज में जाती है। खाने और हवा के लिए कॉमन पैसेज है जिसे फेरिंग्स कहते हैं। सो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स। फेरिंग्स के वैसे 3 हिस्से होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, फिर यह फेरिंग्स आगे अगले वाले हिस्से में जाता है, लेरिंगोफेरिंग्स जो है ओपन होता है आगे वाले हिस्से में इनटू लैरिंग्स, और पीछे ओपन होता है इनटू द ईसोफेगस। लैरिंग्स वो चीज है, वो डब्बा है जो हमारी साउंड प्रोड्यूस करा रहा है। इस डब्बे को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि यह साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस लैरिंग्स के अंदर ये एक्चुअली कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ डब्बा होता है। इस डब्बे के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के फोल्ड्स होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। सो हाउ वी आर एबल टू स्पीक, एक सवाल आता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, हाउ, सॉरी नॉट सांस, हम बोल कैसे पाते हैं, हाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस द साउंड। सो डियर, हम हमेशा साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम एक्सपायर करते हैं। इंस्पायर करते हो तो कभी भी साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तुम तब कभी भी नहीं बोल सकते। ये एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, इंस्पायर करो और बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे। एक्सपायर करते वक्त या जब आप हवा बाहर निकालते हैं लंग से, तो हवा हाई प्रेशर से आ रही होती है। यह हाई प्रेशर से आ रही हवा जो होती है वोकल कॉर्ड्स में कंपन या वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है। यह वोकल कॉर्ड्स वीणा के तारों की तरह होते हैं या गिटार की स्ट्रिंग्स की तरह होते हैं। जितना ज्यादा वाइब्रेशंस इनमें होगी उतनी ज्यादा साउंड की पिच होगी, राइट। सो रिमेंबर, वाइब्रेशंस की वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, और हमारे ये जो सारे हमारा जो जिवा है, हमारा जो पैलेट है, हमारे जो दंत हैं, हमारा जो ओष्ठ है, हमारे जो नेजल साइनसेस हैं, दे हेल्प इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। हमारी जिवा अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती है और बोलने में मदद करती है। आप लिप को पकड़ के देखो, आप नहीं बोल पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंसिएट द वर्ड्स इवन इफ द वोकल कॉर्ड्स आर प्रोड्यूसिंग द साउंड्स। सो डियर, you must be knowing कि females have high pitched voice, बहुत तीखी आवाज होती है महिलाओं की और छोटे बच्चों की, जबकि मेल्स की साउंड जो होती है वो हाई पिच्ड होती है।
इसका कारण ये है कि भैया जो मेल्स होते हैं उनमें एंड्रोजन्स नामक हार्मोन जब प्यूबर्टी के बाद रिलीज होता है तो वो एंड्रोजन जाता है और वोकल कॉर्ड्स को मोटा कर देता है, वोकल कॉर्ड्स की थिकनिंग कर देता है। मोटे वोकल कॉर्ड्स में ज्यादा वाइब्रेशंस उत्पन्न नहीं हो पाएंगी, मोटा बंदा ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। सो मोटे वोकल कॉर्ड में ज्यादा वाइब्रेशन ना ही होवत, ज्यादा वाइब्रेशन ना ही होवत, ज्यादा टेंशन ना ही होवत, तो जो पिच है साउंड की वो मेल्स में कम होवत। सो males have low pitched voice because of the thickening of the vocal cords under the effect of androgen secreted by the testes after puberty, right? So this is how we are able to pronunciate the words and produce the sound. Voice box है हमारे पास जिसको larynx कहते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स से हमारा जो वॉइस बॉक्स के ऊपर एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी अपॉन ग्लॉटिस, लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है, एंटीरियर पार्ट होता है, उसे ग्लॉटिस कहते हैं। जैसे मान लो ये जो है वो ग्लॉटिस है, मान लो ये ग्लॉटिस है, तो ग्लॉटिस के ऊपर एक लीफ लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना हुआ है, ई से ई याद रखो, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है एपिग्लॉटिस। यह एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को बंद करेगा जब आप खाना निगलोगे, ताकि खाना जो है आपकी विंड पाइप में ना जा पाए और आपकी विंड पाइप चोक ना हो जाए। चोक होएगी तो हवा बेचारी जा ही नहीं पाएगी, मरमरा जाओगे। सो रिमेंबर, एक सवाल है कि दो फ्रेंड जो है वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और बतिया रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। उनकी मम्मा उनको कह भी रही है कि बेटा आप गप्पे बातें मत करो, खाना खाते वक्त बातें नहीं करते, लेकिन वो है कि हट ही नहीं रहे बातें करने से। अचानक से एक फ्रेंड जो है कफिंग करना शुरू कर देता है। सो यह कफिंग किसकी वजह से है? सो डियर, यह जो कफिंग है यह एपिग्लॉटिस की इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से है। क्योंकि हो सकता है जब वो बोल रहे हैं, तो देखो जब आप खाना खा रहे हो और बोल रहे हो तो खाना खाते वक्त या निगलते वक्त खाना तो इसोफेगस में जाता है, तो जो एपिग्लॉटिस है वो बंद होना है जब निगलते हो खाना, लेकिन तुम बतिया रहे हो तो एपिग्लॉटिस तो ओपन होगा ना, तो हवा बाहर निकलेगी तो साउंड प्रोड्यूस होएगी। तो एपिग्लॉटिस जो होता है उसको पता नहीं चलता कि मैं बोलते वक्त बंद रहूं या मैं बोलते वक्त ओपन हूं या निगलते वक्त बंद हो जाऊं। सो देयर इज द स्टिम्युलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट बिलो द एपिग्लॉटिस एंड दे सेंड द सिग्नल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा कि भैया इसको बचा लो, इसको कफिंग जो है वो जनरेट कराओ। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कमांड देता है और अब्रप्ट कफिंग या अब्रप्ट या बहुत तेजी से जो है वो खांसी आती है, ताकि अगर कोई खाना का ग्रेन्यूल इस तरफ जा रहा है तो वो बाहर निकल जाए, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि खाते वक्त हम बात ना करें, खाते वक्त हम बिल्कुल बोले ना, ठीक है। सो डियर, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो खाना निगलने के दौरान ग्लॉटिस को या लैरिंक्स को या ट्रैकिया को कवर करके रखता है। लैरिंक्स से हवा आगे जाती है विच इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम श्वास नली कहते हैं। यह वो पाइप है जिसे विंड पाइप का नाम दिया जाता है। इस पाइप में सूडोस्ट्रेडिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। सीलिया क्या करता है? सीलिया जो होता है, जो माझी होता है, जो किश्ती को चलाता है माझी, उसके पास चप्पू होता है। वो चप्पू से पानी को पीछे की तरफ करता है नदी के, और जिससे बोट को आगे की तरफ थ्रस्ट मिलता है, वो मूव करती है। यहाँ पे जो सीलिया होता है, यह सीलिया क्या करता है? ओर्स की भांति, चप्पू की भांति काम करता है और डस्ट और जर्म पार्टिकल्स को, हवा के साथ अगर कोई डस्ट पार्टिकल या जर्म पार्टिकल आया है और आपके लंग्स को तबाह करना चाहता है या इन्फेक्ट करना चाहता है, तो ट्रैकिया में मौजूद सीलिया जो होता है चप्पू की भांति उसको चपेट मार मार के लैरिंक्स की तरफ और लैरिंक्स से फेरिंक्स की तरफ भेज देता है। या तो आप स्पिट से बाहर निकाल दोगे या आप उसको निगल जाओगे, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सिलियरी एक्टिविटी या सिलियरी मूवमेंट शो करता है ये, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते हैं।
ट्रैकिया नामक ये जो पाइप होती है ये दो छोटी छोटी पाइपों में डिवाइड हो रही है, छोटी और नलियां बन रही हैं जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। जिस जगह पे ये डिवाइड हो रही है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा का लेवल है। हमारी ये यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रा 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है। यह प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, तो हमारे ये दो लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई नामक पाइपें एंटर कर रही हैं। हमारे लंग्स, वी हैव 2 लंग्स, 2 लंग्स जो एक कैविटी में प्रेजेंट है जिसे थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। हमारे लंग्स को नेचर ने एक बैग में रखा हुआ है, डबल लेयर्ड बैग है ये, इसको हम प्लूरा कहते हैं। और बाहर वाली लेयर जो है उसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन विल बी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द थोरैसिक कैविटी, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है यह लंग्स के कांटेक्ट में होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह लंग्स के कांटेक्ट में होती है। कौन? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स। दोनों के दरमियान, दोनों इन मेम्ब्रेन के दरमियान एक जगह है, फासला है, उस फासले को कहते हैं प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी में एक लुब्रिकेंट रखा हुआ है नेचर ने जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और यह प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकता है एट द लंग सरफेस टू अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ द लंग्स, to allow easy movement of the lungs. You can take a screenshot and I will move forward. Okay, so हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है बेटे, उसमें सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से आपने देखा सांस हमने ली, नेजल चैम्बर में गई हवा, इंटरनल नॉस्ट्रल्स नामक रास्ते से होके फेरिंग्स में गई, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया आगे आप देखेंगे डिवाइड की, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई जब लंग के अंदर गया तो सेकेंडरी ब्रोंकाई नामक पाइपें बनाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हुई और टर्शरी ब्रोंकाई नामक पाइप्स बनाई। टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुई और इनिशियल ब्रोंकियोल नामक छोटी पाइपें बनाई। इनिशियल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हुई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स नामक पाइपें बनाई। टर्मिनल ब्रोंकियोल से और छोटी छोटी पाइप्स बनी जिन्हें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहा गया, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स पे ग्रेप्स की तरह बंचेस में गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर्स चिपके हुए हैं जिन्हें हमने कहा एल्वियोलाई। तो लंग्स के अंदर एक्चुअल में है क्या? लंग्स जो हैं दे आर द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। इनमें ट्री की तरह, पेड़ की तरह नेटवर्क होता है, टहनियां होती हैं, ब्रोंकाई और छोटी के टहनियां, ब्रोंकियोल्स, और उनके ऊपर छोटे छोटे बंचेस की तरह ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। सो डियर, इसमें तुम्हें याद रखना है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो रास्ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट, जबकि जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं और एल्वियोलाई हैं वो कहलाता है रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट का कार्य क्या होता है भैया? ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर या ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लेके जाना, राइट, और या रेस्पिरेटरी जोन तक लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये काम होता है इसका। लेकिन ये क्या एक ही कार्य होता है कंडक्टिंग पार्ट का? तो आप कहेंगे नहीं, साथ में ये क्या करता है? जो हमारी इनहेल्ड एयर में डस्ट है या जर्म है उसको साफ करने का काम करता है। जैसे हमारे नाक में नेजल चैम्बर में वेस्टिब्युलर रीजन में बाल होते हैं, हमारे नाक में म्यूकस होता है बहुत सारा, तो म्यूकस और बाल हमारे जो हमारा नेजल चैम्बर होता है वो डस्ट पार्टिकल या जर्म पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और आपको पता है आप नाक से निकाल देते हो उसको, म्यूकस को, और फेंक देते हो। सो डस्ट पार्टिकल और जर्म पार्टिकल को जो है ट्रैप करने का काम करता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। दूसरा, जो इनहेल्ड एयर होती है वो ड्राई होती है, उसको ह्यूमिडिफाई करना है, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। सो ह्यूमिडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज ब्रॉट बाय द एयर, that is brought by the conducting part of the respiratory tract.
सेकेंडली इट ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, बाहर की हवा को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। जैसे अगेन नेजल चैम्बर की बात करें, हमारे नेजल चैम्बर में 3 रीजन होते हैं, वेस्टिब्यूलर रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन और रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिब्यूलर रीजन में बाल हैं तो वो हवा को फिल्टर करते हैं। फिर उसके बाद जो आपका रेस्पिरेटरी रीजन है वो चेक करता है क्वालिटी ऑफ द इनहेल्ड एयर। अगर खुशबू है हवा में तो आप गहरी सांस लोगे, अच्छी सांस, गहरी सांस लोगे, ताकि बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन आपके लंग्स की हो, क्योंकि चारों तरफ बहुत खुशबू है। लेकिन अगर सड़ान है, बदबू है, तो आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है हवा की क्वालिटी को चेक करेगा और सेंस करेगा, यार ये बहुत बदबू है, थोड़ी सी सांस ले, तो आप थोड़ी सी सांस लोगे और जीने लायक सांस लोगे। सो रिमेंबर, हमारा जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, इट चेक द क्वालिटी ऑफ द इनहेल्ड एयर एज वेल, और साथ में उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सॉरी रेस्पिरेटरी जोन है हमारे रेस्पिरेटरी चैम्बर, इसका नेजल चैम्बर का रेस्पिरेटरी जोन जो है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है, इट्स हाईली वैस्कुलर। इसलिए लोग जो होते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो स्निफिंग करते हैं और ड्रग जो होती है डायरेक्टली ब्लड के थ्रू उनकी बॉडी में जाके उनको यूफोरिया देती है, राइट। तो हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। कभी चपेट पड़ी हो बचपन में तो यहाँ से नाक से खून निकलना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता था, क्योंकि ऐसे चपेट पड़ेगी तो भैया खून निकलेगा ब्लड वेसल से, हाईली वैस्कुलर है यहाँ पर। जरा सी इरिटेशन जो है दैट कैन कॉज ब्लीडिंग। सो रिमेंबर, जो ब्लड है यहाँ पे वो हमारे इनहेल्ड एयर को वार्म करता है। ब्लड इज हैविंग थर्मोजेनिक इफेक्ट। सो ब्लड जो होगा वो हमारी इनहेल्ड एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा, वार्मिंग इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। सो रिमेंबर, जो कंडक्टिंग पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हवा में प्रेजेंट जर्म्स को और डस्ट को साफ करने का काम करता है। दूसरा, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। तीसरा, एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। और लास्टली, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर या रेस्पिरेटरी गैसेस का काम करता है। जो रेस्पिरेटरी पार्ट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, जिसमें मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके चारों तरफ जाला होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी दीवारें बहुत ही पतली और इर्रेगुलर होती है। ऑल राइट, अब यहां पर जो सवाल आता है कि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो क्या है। सो डियर, जो हमारा जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे आप देखते हैं ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल्स नामक पाइपों तक ये इनकम्प्लीट सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो हमारी इन छोटी छोटी लचीली और बड़ी ही नाजुक पाइप्स को हवा के प्रेशर से, दबाव से बचाती होती हैं। ये इनकम्प्लीट होती हैं ऑन द डॉर्सल साइड, इज समथिंग लाइक दिस। ये हमारे इस तरह से है, इस तरफ ईसोफेगस है, तो डॉर्सल साइड पे ये इनकम्प्लीट होती हैं, सी शेप्ड की होती हैं, ये कार्टिलेजिनस होती है और हवा के प्रेशर से हमारी इन पाइप्स को बचाती है। So the C-shaped cartilaginous rings extend from the trachea up to initial bronchioles, right? So that you must be knowing, initial bronchioles तक रहती हैं cartilaginous rings। हमारी जो ये मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जिनको हमने एल्वियोलाई कहा, सॉरी वो स्लिप ऑफ टंग कभी हो जाता है। सो जिनको हमने एल्वियोलाई कहा, ये एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। इनके पास वैसे जो एपिथेलियम है वो स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इनके पास। और उस स्क्वैमस एपिथेलियम में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक है टाइप 1 न्यूमोसाइट और दूसरे है टाइप 2 न्यूमोसाइट। जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होते हैं वो डिफ्यूजन में मदद करते हैं, वो ऑक्सीजन को ब्लड में लेके जाएंगे और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में लेके आएंगे। जबकि जो टाइप 2 न्यूमोसाइट होते हैं, इस एपिथेलियम में एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें टाइप 2 न्यूमोसाइट कहते हैं, और वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं लेसिथिन। क्या कहते हैं बेटे? लेसिथिन। सो याद रखिए, लेसिथिन नामक जो एक फॉस्फोलिपिड है वो सरफेक्टेंट की भांति काम करता है। सरफेक्टेंट का मतलब होता है जो चीज सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है,
सो रिमेंबर, हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, एल्वियोलर फ्लूइड जो होता है, उनके अंदर जो पानी होता है, उस पानी के मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। तो पानी के कोहेसिव फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो पानी के मॉलिक्यूल बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे को और चाहेंगे वो एक दूसरे के पास आ जाएं। जब आप एक्सपायर करोगे, आप इस बलून लाइक एल्वियोलाई से जब हवा को निकालोगे तो एल्वियोलाई का साइज कम हो जाएगा। एल्वियोलाई का साइज कम हो जाएगा तो एक्सपायर करने के बाद जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनको एक दूसरे के पास आने की और ज्यादा चिल मचेगी, वो एक दूसरे के पास और ज्यादा पास आएंगे क्योंकि सरफेस इसका वॉल्यूम कम हो गया है। तो फोर्सेस उनके पास, उनके जो कोहेसिव फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे और एल्वियोलाई की दीवारों को चिपका देंगे। एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएंगी, इसे एटेलेक्टेसिस कहते हैं, कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई, which may occur due to many a reason. One of the reason is insufficient production or non production of the lecithin. lecithin जो सर्फेक्टेंट होता है, यह सर्फेक्टेंट क्या करता है, पानी की जो प्यार करने की, एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ प्यार करने की जो टेंडेंसी है, जो कोहेसिव फोर्सेस है, उसको घटा देता है। कोहेसिव फोर्सेस घटाने का मतलब है सरफेस टेंशन को भी ये घटा देता है। तो सरफेस टेंशन घटा दिया तो भैया जब एल्वियोलाई का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब आप हवा को एक्सपायर करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा प्यार अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के पास आना नहीं चाहेंगे, आपके एल्वियोलाई चिपकेंगे नहीं और आप मरोगे नहीं, या हम मरेंगे नहीं। हम जब भी एक्सपायर करते हैं हम नहीं मरते हैं क्योंकि हमारे एल्वियोलाई के अंदर जो एल्वियोलर फ्लूइड है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं लेसिथिन। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है जो सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड लाइनिंग द एल्वियोलाई को कम करता है, ताकि हम जब भी एक्सपायर करें पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को बिल्कुल प्यार ना करें और एक दूसरे के पास ना आए और जिसकी वजह से हमारे एटेलेक्टेसिस ना हो और हम मरे नहीं, राइट। प्रीमेच्योर बेबीज पहले मर जाते थे, वैसे तो अब आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स पे उनको सर्वाइव करा देते हैं, लेकिन पहले मर जाते थे जब मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि लेसिथिन जो होता है वो लेट 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड में सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। सो डियर, जो लेसिथिन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारी एल्वियोलर फ्लूइड की सरफेस टेंशन को घटाता है ये, इसलिए ये सर्फेक्टेंट की भांति काम करता है ताकि आपके एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डिस्कस कर लिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्कस करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। तो एक छोटे बच्चे से पूछो तो गया नाक से लेते हैं सांस। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। पहली बात तुम्हें ये समझना है कि भैया हम अपनी लंग्स का जो वॉल्यूम है डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, इसलिए नेचर ने इनको डाल दिया है एक एयर टाइट चैम्बर में और उस एयर टाइट चैम्बर का नाम है थोरैसिक कैविटी। सो रिमेंबर, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन द एयर टाइट चैम्बर एज वी कैन नॉट ऑल्टर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और रिमेंबर, जो हम हवा इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे, या हवा या कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ही डिफ्यूज करेंगी, क्योंकि गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर्स। सो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट जो है हवा से सेल्स की तरफ बनेगा और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेडियंट हवा की तरफ बनेगा। सो हम सबसे पहले ब्रीदिंग की बात करते हैं। रिमेंबर, ब्रीदिंग एक पहला स्टेप है हमारी पूरी रेस्पिरेशन का, ये पहला स्टेप है, राइट। ब्रीदिंग में पहले मैं समझा देती हूं आपको। ब्रीदिंग में पहला स्टेप है हवा अंदर लेके जाना, इंस्पायर करना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इसका उल्टा है, दैट इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ द एयर। जब आप सांस अंदर लोगे तो बहुत सीधी सी बात है, सांस अंदर या लंग्स के अंदर ले जाने के लिए आपको लंग्स का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रेशर हवा का अंदर घट सके। तो इसीलिए तो हवा के प्रेशर, हाई प्रेशर से ऑक्सीजन लंग्स के लो प्रेशर की तरफ जा पाएगी। सो रिमेंबर, इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि आपको लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। लंग्स जिस चैम्बर में प्रेजेंट है उसे मैंने थोरैसिक चैम्बर कहा, और इस थोरैसिक चैम्बर की अगर मैं बात करती हूं तो मैं आपको समझा देती हूं, रुको।
तो मैं आपको समझा देती हूं। हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है, हमारा देखो, वी हैव सीलोम इन आवर बॉडी कैविटी, वी हैव सीलोम इन आवर बॉडी। सीलोम का मतलब होता है जगह, खाली जगह। जैसे आपका कमरा है, कमरे में जगह है ना, ऐसा थोड़ी दीवारें सारी की सारी चिपकी हुई है एक दूसरे का, तुम कैसे अंदर घुसोगे। सो रिमेंबर, आपके कमरे में आपने चीजें रखी हुई हैं, आपने टेबल, बेड, सोफा, टीवी, एवरीथिंग यू हैव केप्ट इन इट। सो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी जगह है, खाली जगह है, जिसे सीलोम कहते हैं। और इस सीलोम में हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स रखे गए हैं। लंग्स रखा है, लीवर रखा है, किडनियां रखी हैं, हार्ट रखा है, राइट। सो भाई साहब, हमारी जो ये सीलोम होती है ना, इसको एक मस्कुलर चैम्बर डिवाइड करता है, दो कमरे बना देता है सीलोम के। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्राम। जो ये डायाफ्राम है, मैमल्स का फीचर होता है। यह डायाफ्राम हमारी सीलोम को ऊपरी भाग थोरेसिक चैम्बर, निचली भाग एब्डोमिनल चैम्बर में डिवाइड कर देता है। डायाफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला हिस्सा आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या क्या है? थोरेसिक कैविटी किससे बनी है? थोरेसिक कैविटी इस बोन से बनी है। यह बोन है स्टर्नम, डैगर शेप्ड, खंजर की तरह ये बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, ये मिड वेंट्रल रीजन में है। सो रिमेंबर, थोरेसिक कैविटी में जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल सरफेस है थोरेसिक कैविटी का, वो बनाया हुआ है स्टर्नम ने। डॉर्सल साइड बनाया है थोरेसिक वर्टिब्री ने। लेटरल साइड्स बनाई है रिब्स ने, और नीचे है डायाफ्राम। तो ये कमरा पूरा बन गया ना, पूरा कमरा बन गया, एक एयर टाइट चैम्बर बन गया। इस एयर टाइट चैम्बर को नीचे से घेरा हुआ है डायाफ्राम ने, आगे से घेरा हुआ है स्टर्नम ने, पीछे से घेरा हुआ है थोरेसिक वर्टिब्री ने, और इसकी दीवारें, साइड्स जो है इसकी, वो साइड्स बना रही हैं हमारी ये फ्लैट बोन्स, जिन्हें कहते हैं हम रिब्स, राइट। सो डियर, हमने जो थोरेसिक चैम्बर है उसके वॉल्यूम को बढ़ाना है। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दो तरह के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक डायाफ्राम। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य कि इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन इज ब्रॉट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। सो यू मस्ट बी नोइंग, डायाफ्राम की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द इंस्पायरेशन। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये क्या कह रहे हो। सो बेटा रिमेंबर, एक नीट का सवाल आया था कि वी कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग डायाफ्राम एंड नॉट मूविंग रिब्स एट ऑल। हम कॉन्शियसली सांस ले सकते हैं बाय मूविंग डायाफ्राम एंड नॉट मूविंग रिब्स एट ऑल। वैसे जब हम सांस लेते हैं तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायाफ्राम भी और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स या रिब्स भी। लेकिन कॉन्शियसली जब आप सांस लेते हो, जब आप प्राणायाम, तो आप सिर्फ क्या मूव करते हो? डायाफ्राम। जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ डायाफ्राम को मूव कर रहे हो, यू आर नॉट मूविंग द रिब्स एट ऑल, क्योंकि major change in the volume of the thoracic cavity is brought by the contraction of the diaphragm. About 75% to 80% of the change of the volume of the thoracic cavity is brought by the diaphragm. Rib जो होती है बहुत ही कम, मतलब diaphragm की तुलना में कम contribution करती हैं about the change of the volume of the thoracic cavity. So that's why we can say that we can consciously or we can voluntarily breathe in and breathe out by moving diaphragm and not moving ribs at all, because the major change in the volume of the thoracic cavity is brought by the contraction of the diaphragm. So you must be knowing कि भाई साहब जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो ये डोम शेप्ड से फ्लैटेंड हो जाएगा। नीचे की तरफ ये ऐसे था, ऐसे हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा, जिस वजह से थोरेसिक कैविटी नामक कमरे का जो वॉल्यूम है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। और
जब रिब्स और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, रिब्स के दरमियान बाहर की तरफ मसल्स होते हैं, दो रिब्स के दरमियान इस तरफ बाहर की तरफ मसल्स होते हैं, उनको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। जो अंदर की तरफ होते हैं उनको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी रिब्स को और हमारी स्टर्नम को ये अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जिस वजह से थोरैसिक कैविटी नामक कमरे की जो वॉल्यूम होती है वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, कौन सी एक्सिस में, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाती है। सो इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से हमारी जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी की वो ओवरऑल बढ़ गई, जिस वजह से इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो घट गया। बहुत सीधी सी बात, बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो डियर, प्रेशर घट गया, सो जिस वजह से जो एयर है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में चली गई और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये तो है इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन इसका बिल्कुल उल्टा। नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बंदे वो रिलैक्स करेंगे, मतलब डायफ्राम अब नॉर्मल जगह पे चला जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और दोबारा से अर्क्ड अपवर्ड। वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी की एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में घट गई। रिब्स और स्टर्नम दोबारा अपनी नॉर्मल जगह पे खिसक लेंगे, जिस वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में घट गया। ओवरऑल वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का, वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का घट गया, तो हवा का प्रेशर यहां बढ़ गया और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गई। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपायरेशन के दौरान देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, सो दैट्स व्हाई इट इज अ passive process and it occur due to elastic recoil of the lungs. This is very important. Lungs are elastic in nature. So जिसको आपने तना था, अब इसकी ये रबर को तना था, आपने फोर्स लगाई थी तो तान दिया आपने उसको, लंग्स को तान दिया। अब रबर की टेंडेंसी है, लंग्स की टेंडेंसी है दोबारा अपनी नॉर्मल जगह पे जाने की। सो एक्सपायरेशन occur due to elastic recoil of the lungs. राइट अब जब हम सांस लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो दिमाग के सेल्स को भी, न्यूरॉन्स को भी जानी है, हिपैटोसाइट्स को भी जानी है, स्किन के सेल्स को भी जानी है, हर एक नेफ्रॉन्स को भी जानी है। सो हर एक सेल में ऑक्सीजन लेके जानी है। सो भैया इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई से बाहर निकाला, तो ये पहला स्टेप आ गया रेस्पिरेशन का, जिसे ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा। ऑक्सीजन जो हमारी एल्वियोलाई के अंदर गई, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जानी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आनी है। तो ब्लड और एल्वियोलाई के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, इसको कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड। ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल के पास गया, दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल नामक चैम्बर द्वारा यह अब ऑक्सीजन बॉडी सेल की तरफ लेके जाई जा रही है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया टुवर्ड्स द सेल, और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द सेल होता है। तो थर्ड स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसमें ब्लड ऑक्सीजन को सेल की तरफ लेके जाता है और सेल की कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई की तरफ लेके आता है। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो जाएगी सेल पे, और सेल के अंदर जाने के लिए इसको फिर से एक दरिया पार करना पड़ेगा, विच इज टिश्यू फ्लूइड। सो टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ये ऑक्सीजन सेल में जाएगी। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगी तो सेल खुश हो जाएगा और सेल जो है ग्लूकोज को या किसी भी फूड को ऑक्सीडाइज करेगा और अपने लिए एनर्जी उत्पन्न करेगा ताकि ये मेटाबॉलिज्म कर सके। साथ में वेस्ट प्रोड्यूस होगा जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होगा।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई, यह कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के ब्लड में आ जाएगी. सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल. इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. क्या कहते हैं बेटे? इंटरनल रेस्पिरेशन. और जो इस्तेमाल हुई है ऑक्सीजन बाय द सेल टू ऑक्सीडाइज द फूड, इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो ये सब स्टेप, 5 स्टेप हैं फॉर द रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी. इसमें से मैंने आपको ये बता दिया, दैट इज हाउ वी आर एबल टू ब्रीथ और पल्मोनरी वेंटिलेशन हम कैसे करते हैं. ठीक है, अब हम आपको ये बताना चाहिए, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है वो हमेशा ग्रेडियंट फॉलो करती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 159 mm ऑफ Hg. एयर से यह ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जाएगी 104 mm. तो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट देखो, हवा से एल्वियोलाई की तरफ. फिर एल्वियोलाई से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी जहां 40 mm है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. फिर ऑक्सीजन जब ब्लड में एंटर हो जाएगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, बढ़ जाएगी इसकी ऑक्सीजन जो लेवल है 95 mm ऑफ Hg हो जाएगा. टिश्यू में कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू को दे दी जाएगी ऑक्सीजन और ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड. क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड. सो रिमेंबर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होता है 40 और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है तो ये बन जाता है 45. क्या बन जाता है? 45. आप देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रेडियंट है वो टिश्यू से एयर की तरफ बनेगा. टिश्यू से या सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड पहले आई ब्लड में, ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई का कंपैरिजन करें तो एल्वियोलाई में कम है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये एल्वियोलाई में चली जाएगी और एल्वियोलाई से ये हवा में आ जाएगी. सो दैट्स द ग्रेडियंट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस. इसमें से सवाल आता है कौन सी 2 जगह पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सेम होता है. तो आप देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो सेम होता है. अब इसके बाद रिमेंबर नाउ, जो हमारी एल्वियोलर कैविटी है जिसमें ऑक्सीजन आई है या एल्वियोलर कैविटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, या सीधी सी बात है, अब यहां से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन को जाने के लिए कुछ दीवारों से होकर गुजरना पड़ेगा. ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन तो हो गई ना. पल्मोनरी वेंटिलेशन से जो ऑक्सीजन आई उसको ब्लड में जाना है, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड को पल्मोनरी कैविटी में आना है तो कुछ दीवारों से होकर गुजरना पड़ेगा इसको. सो इन रेस्पिरेटरी गैसेस को जिस दीवार से होकर गुजरना पड़ेगा उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में 3 बैरियर्स है. एक है स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलर वॉल का, जो कि 1 सेल्ड थिक है क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है. फिर उसके बाद जो एपिथेलियम है हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है. सो बीच में है बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये दीवार ब्लड वेसल की या ब्लड कैपिलरी की जिसका नाम है एंडोथीलियम. तो ये 3 दीवारें मिलके बनाती हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है. तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज इक्वल टू A + B + C. और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पतली होनी चाहिए, तभी रेस्पिरेटरी गैसेस का जो आदान प्रदान होगा वो इजी होगा. सो इसकी थिकनेस जो होती है लेस देन 1 मिलीमीटर होती है. सो इट्स आइडियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ठीक है, याद रखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन से होता है, और डिफ्यूजन हमारे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है. पहला है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है. दूसरा थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, पतली होगी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अच्छा होगा, ज्यादा होगा. तीसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस. याद रखिए जो सॉल्युबिलिटी जिस गैस की ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उसका ज्यादा होगा. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस है उसका जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की तुलना में 20 to 25% ज्यादा होती है, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होता है. राइट.
अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। मतलब हम कितनी हवा इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मल एफर्ट से या फोर्सफुल एफर्ट से, कितनी हवा लंग्स के अंदर रहती है, ये सब जो हवाएं हैं इन हवाओं को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता जो है रेजिडुअल वॉल्यूम। सो बाकी सारी हवा के वॉल्यूम को स्पायरोमीटर डिटेक्ट कर लेता है और इनकी जो रीडिंग होती है वो उनसे हमें पल्मोनरी फंक्शंस, आपके लंग्स के फंक्शंस को असेस करने में मदद मिलती है। ठीक है बेटे, सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है ये, बस समझना इसको जरा ध्यान से। भाई टाइडल वॉल्यूम का मतलब है नॉर्मली हम कितनी एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं। जब आप बैठे हो तो आप कितनी एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, नॉर्मली दैट इज टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में हवा इनहेल्ड या एक्सहेल्ड है और इसका जो वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। 500 ml एयर में से सिर्फ 350 ml एयर आपके एल्वियोलाई तक ही जा पाती है और 150 ml एयर आपके कंडक्टिंग पार्ट में रह जाती है जिसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। 150 ml होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है। सो रिमेंबर, पूरी हवा जितनी आप इनहेल करते हो 1 मिनट में वो बन जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट का मतलब ब्रीदिंग रेट, जो कि 12 से 16 दफा होता है 1 मिनट में नॉर्मल इंसान में। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। सो ब्रीदिंग रेट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टाइडल वॉल्यूम से, आ जाएगा आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। क्या आ जाएगा बेटा? पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। याद रखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट से कम होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट। मतलब एल्वियोलाई में 1 मिनट में कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है क्योंकि कुछ हवा डेड स्पेस की भांति रह जाती है इन द कंडक्टिंग पार्ट, वो आपके रेस्पिरेटरी जोन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम तो आप इनहेल कर ही रहे हो, उससे और एक्स्ट्रा एयर आप कितनी इनहेल कर सकते हो फोर्सफुली। जैसे मैंने टाइडल वॉल्यूम इनहेल की, मैंने टाइडल वॉल्यूम के ऊपर और कितनी एयर इनहेल करी फोर्सफुली, वो बन जाती है मेरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इट इज द एक्स्ट्रा एयर विच इज इनहेल्ड फोर्सफुली ओवर टाइडल वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लगभग 2500 से 3000 ml एयर हम और इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो टाइडल वॉल्यूम आपने एक्सहेल करी, उसके ऊपर टाइडल वॉल्यूम से ऊपर और एक्स्ट्रा फोर्सफुली आप कितनी एयर एक्सहेल आउट कर सकते हो। टाइडल वॉल्यूम तो करोगे ही, लेकिन टाइडल वॉल्यूम से ऊपर और कितनी एयर फोर्सफुली एक्सहेल कर पाते हो वो बन जाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट होता है 1000 से 1100 ml। ठीक है, लेकिन याद रखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नीचे एक और एयर है जो हमेशा लंग्स में रह जाती है। सो लंग्स डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर ब्रीथ एक्सपायरेशन एंड सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग। Which air always remain in the lung? That is residual volume. So remember residual volume वो एयर होती है जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी नहीं निकल पाती। ये है 1100 से 1200 ml। ठीक है, इसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम्स 2 या 2 से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम को जमा कर दो तो बन जाएगी पल्मोनरी कैपेसिटी। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है भैया? मैक्सिमम एयर इनहेल करो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करके। तो जब आप फोर्सफुल इनहेल करोगे तो टाइडल वॉल्यूम तो इनहेल करोगे ही, साथ में आईआरवी तो भी करोगे। सो टीवी प्लस आईआरवी विल बी इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है भैया? मैक्सिमम एयर एक्सहेल तुम जो कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सो इट विल बी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है तुमने नॉर्मल सांस बाहर निकाली, नॉर्मल ब्रीदिंग करी, उसके बाद कितनी हवा रह गई तुम्हारे लंग्स में, तो एक तो ईआरवी रह गई जो तुम फोर्सफुली निकाल सकते थे लेकिन तुमने नहीं निकाली, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो बड़ी बेशर्म है, ये तो लंग्स के अंदर तो रहती ही रहती है, ये बिल्कुल नहीं निकलती। सो इट इज ईआरवी प्लस आरवी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई साहब तुमने जो
फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम एयर इनहेल करी, या फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम एयर एक्सहेल करी, वो बन जाएगी क्या, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम एयर विच इज इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और इट इज द मैक्सिमम एयर विच इज एक्सहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। सो तो इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी। इट विल बी सम ऑफ IRV प्लस TV प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। गहरी सांस अंदर खींचो, गहरी सांस बाहर निकालो। तो गहरी सांस अंदर खींचने के बाद कितनी मैक्सिमम एयर तुमने एक्सहेल करी, वो बन जाएगी वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर तुम्हारे लंग्स में एकोमोडेट है, वो होगी टोटल लंग कैपेसिटी। सो टोटल लंग कैपेसिटी में VC के साथ आ जाएगी RV। VC प्लस RV विल बी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है जी। तो इस पर से सवाल जरूर आते हैं, बहुत बार आते हैं नीट में। आपको बस डाटा देखना है और बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसके बाद है बेटे, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्ट ब्लड द्वारा किया जाएगा ऑफ कोर्स, और ऑक्सीजन को लंग्स से सेल की तरफ लेके जाया जाएगा। सो ऑक्सीजन लंग्स से सेल की तरफ दो रूपों में जाती है। ऑक्सीजन को सेल की तरफ ब्लड जब लेके जाएगा तो इसका 3% प्लाज्मा में घुला होगा, और 97%, कितना प्रतिशत, 97% जो है that will be dissolved, that will be transported in the form of oxyhemoglobin. So main oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin. जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट के आयरन या फेरस सेंटर के साथ जुड़ती है, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग शो करती है। मतलब एक मॉलिक्यूल, मतलब फेरस, 4 फेरस सेंटर होते हैं हीम के पास, हर एक फेरस सेंटर के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। सो एक हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। सो रिमेंबर, कोऑपरेटिव बाइंडिंग में जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो दूसरे को बोलता है कि तू और जल्दी से जुड़ जा, फिर तीसरे को बोलता है और जल्दी से जुड़ जा, चौथे को बोलता है और जल्दी से जुड़ जा। मतलब जो एफिशिएंसी है बाइंडिंग की ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन, दैट इंक्रीजेस फॉर एवरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज बाउंडेड टू ऑक्सीजन, विच इज बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन। सो रिमेंबर, इसको कोऑपरेटिव बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसमें 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो जाता है एट एल्वियोलर लेवल, और सेल्यूलर लेवल पे कुछ ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट होकर सेल को मिल जाती है। तो यू मस्ट बी नोइंग कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ हमेशा रिवर्सिबली बाइंड करता है, इरिवर्सिबली नहीं, रिवर्सिबली। जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ज्यादा दिखती है एल्वियोलर लेवल पे तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, लेकिन जब सेल्यूलर लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन सेल को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चिमड़ जाता है। सो जहां इसको पलड़ा भारी लगता है उस तरफ को ये हो लेता है। सो रिमेंबर, ऑक्सीजन का जुड़ना विद हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का टूटना फ्रॉम द हीमोग्लोबिन इज डिपिक्टेड बाय अ कर्व, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको डिसोसिएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो लाई हुई ऑक्सीजन है ब्लड द्वारा या ऑक्सीमोग्लोबिन द्वारा वो सेल्यूलर लेवल पे टूटेगी ही, निकलेगी ही। तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसकी शेप पे सवाल आता है सिग्मोइड शेप्ड। और रिमेंबर, यह सिग्मोइड शेप का अपर पार्ट बताता है एसोसिएशन, लोअर पार्ट बताता है डिसोसिएशन। और तुम्हें यह पता होना चाहिए यह कर्व लेफ्ट की तरफ कौन से फैक्टर में शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ कौन से फैक्टर्स में शिफ्ट करेगा। लेफ्ट की तरफ खिसकना मतलब हीमोग्लोबिन से ज्यादा प्यार करना। सो लेफ्ट शिफ्ट मतलब इंक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जो कब होएगी, अगर तापमान कम होता है,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम तो ऑफ कोर्स H पॉजिटिव आयन कम, H पॉजिटिव आयन कम मतलब pH ज्यादा। सो रिमेंबर, डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस इंक्रीज इन द pH। तो ये फैक्टर्स इस कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट तब होता है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार शो नहीं करता और ये इंक्रीज्ड डिसोसिएशन होगी, जिसमें डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन होता है। ये तब होगा जब तापमान बढ़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी मतलब देयर विल बी इंक्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन और द प्रोटॉन, और H पॉजिटिव आयन अगर बढ़ेंगे तो pH कम होगी। सो रिमेंबर, अगर सेल्यूलर लेवल पे मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रही है, विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयन का लेवल भी ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयन का लेवल ज्यादा होगा, प्रोटॉन का लेवल ज्यादा होगा, तो ज्यादा डिसोसिएशन होगी, ज्यादा ऑक्सीजन जो है सेल्स को मिलेगी। ऑल राइट, सो दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस पर सवाल आते हैं, कौन कौन से फैक्टर में लेफ्ट शिफ्ट होता है, कौन से फैक्टर में राइट शिफ्ट होता है, देन यू मस्ट बी नोइंग इट वेरी वेल। ठीक है, सो अब इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां को जाएगी भैया? सेल से ये जाएगी एल्वियोलर लेवल पे। 3 फॉर्म्स में जाती है। 7% हिस्सा इसका घुला होता है प्लाज्मा में, बाकी 23% कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आता है। कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट के साथ जुड़ती है। डिफरेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन जुड़ती थी हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन 23%। बाकी मेजर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। 70% जो है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। बाइकार्बोनेट बनाने के लिए एक बंदा है आरबीसी के अंदर और थोड़ा सा प्लाज्मा में, जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में जल्दी जल्दी घोलता है और एक एसिड कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड टूटता है और प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन में ट्रांसपोर्ट में तब्दील हो जाता है। सो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। हमारा जो ब्रीदिंग होती है वो ऐसा नहीं होगा कि 12 से 16 दफा ही हम मैक्सिमम ले सकते हैं। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या तेज भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो वेरी करता है। सो कौन है हमारी बॉडी में जो हमारी ब्रीदिंग को या रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है? सो भैया रिमेंबर, हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है टू चेंज द रेस्पिरेटरी रिदम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। हम अपनी बॉडी के सेल्स की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रीदिंग के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। और ब्रीदिंग के लिए जो मेन बंदा है हमारी बॉडी में वो है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्रेजेंट है हमारे कहाँ पर? इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन, विच इज इन द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो रिमेंबर, हमारे शरीर में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको सिग्नल सेंड करते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं। जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स की दीवारों में प्रेजेंट हैं, जैसे कि आयोटिक रिसेप्टर्स या आयोटिक बॉडीज कहते हैं और कैरोटिड बॉडीज कहते हैं। ये आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजनेटेड या आर्टीरियल ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं ये रिसेप्टर, और ये चेक करते हैं कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड या H पॉजिटिव आयन का लेवल बढ़ा तो नहीं है। तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करते हैं। एक कीमोसेंसिटिव रीजन हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी होते हैं, जिन्हें सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कहते हैं। सो रिमेंबर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होते हैं, जो अगेन कार्बन
डाइऑक्साइड के बढ़े हुए लेवल को डिटेक्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल सेंड करते हैं ताकि we can hyperventilate our lungs in order to remove carbon dioxide and H positive ion. So remember, एक सवाल आता है कि हमारा जो अगर किसी इंसान ने ज़्यादा देर तक सांस होल्ड करके रखी है तो भैया द अर्ज टू इंस्पायर विल अराइज फ्रॉम, ऑप्शन था ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द बॉडी और बॉडी सेल्स या हाइपोक्सिया, दूसरा ऑप्शन था ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड, तीसरा था बोथ 1 and 2. तो रिमेंबर, only and only increased level of carbon dioxide will cause the urge to inspire. Decreased level of oxygen will never cause the urge to inspire, क्योंकि ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन के घटे हुए लेवल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई कीमोरिसेप्टर है ही नहीं. सो यू मस्ट बी नोइंग कि भैया hypercapnia increased level of carbon dioxide will cause the urge to inspire because oxygen has insignificant role in regulation of the breathing. Oxygen को detect करने के लिए we do not have any chemoreceptor over there. All right. Now next point is very important. हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में है जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है. पॉन्स मेडुला के ऊपरी भाग में प्रेजेंट है और इस पॉन्स में प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. यह न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता है और इसको हम स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन भी कहते हैं. सो इट मॉडरेट द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बाय सेंडिंग नेगेटिव और इनहिबिटरी सिग्नल. मतलब आपकी लंग्स को इन्फ्लेट होने से या कोलैप्स होने से, आप बलून के अंदर एक लेवल से ज्यादा हवा भरोगे तो बर्स्ट ही हो जाएगा. सो आपकी जो ब्रीदिंग की ड्यूरेशन होती है उसको रेगुलेट करता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर. और बहुत ज्यादा गहरी सांस आप नहीं ले सकते. आप खुद करके देखना, आप गहरी सांस नहीं ले सकते कि लंग्स के अंदर बहुत सारी हवा भर के रख लो, हवा खत्म होने वाली है दुनिया की, तो ऐसा तो नहीं होगा, फट जाएंगे हमारे लंग्स. सो दैट्स कॉल्ड एज इट्स हरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स. बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो जब ये इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, तो जब ये वीक सिग्नल सेंड करता है, मतलब धीरे धीरे सिग्नल सेंड करता है, तो तब तक इंस्पायरेशन चलती रहेगी. तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन जो होगी बढ़ेगी अगर ये वीक सिग्नल सेंड करेगा. ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन अगर बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो घटेगा. रेस्पिरेटरी रेट घट रहा है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन बढ़ रही है, तो लंग्स के अंदर ज्यादा हवा भरेगी या कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स होएगी. सो ये सवाल बहुत पहले आते थे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज सेंडिंग द वीक सिग्नल, देन व्हाट विल बी द आउटकम्स. नंबर 1, there will be complete filling of the lungs. Number 2, breathing rate will decrease. And number 3, the duration of inspiration will increase. दूसरा सवाल, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर सेंड कर रहा है फास्ट सिग्नल तो जल्दी जल्दी बंद कर रहा है इंस्पायरेशन को. अगर इंस्पायरेशन को ये जल्दी जल्दी बंद कर रहा है तो बहुत सीधी सी बात है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घटेगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा. ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन अगर घट रही है तो ज्यादा देर तक हवा आपके लंग्स के अंदर नहीं जा रही है, मतलब पार्शियल फीलिंग ऑफ लंग्स हो रही है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव डिसऑर्डर्स, बीमारियां. सबसे पहली बीमारी है अस्थमा. अस्थमा एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर होता है जो कि सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में ही होता है, सब लोगों में अस्थमा नहीं होता. इसमें क्या होता है, जब एलर्जन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो मास्ट सेल्स होते हैं उनको डीग्रेन्युलेट कर देते हैं. मास्ट सेल बेचारे डीग्रेन्युलेट होके हिस्टामिन रिलीज करते हैं. हिस्टामिन रिलीज करके वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के ल्यूमन को घटा देते हैं, जिस वजह से इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और एक पर्टिकुलर अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है एस्थमेटिक पर्सन्स में. ठीक है. दूसरी बीमारी है एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा का मेन कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग. जो लोग धुआं इनहेल करते हैं, मतलब जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोक की वजह से क्या होता है, जब स्मोक हमारे
एल्वियोलाई के अंदर जाता है तो एल्वियोलर सेप्टा को, एल्वियोलर दीवारों को ये तोड़ देता है, जिस वजह से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया घट जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया घटने की वजह से जो एल्वियोलाई है उनके अंदर बहुत सारी हवा रह जाती है। सो एम्फाइसीमा का मतलब ही होता है फुल ऑफ एयर। एम्फाइसीमा का मतलब होता है फुल ऑफ एयर। अब यहां पर मैं तुम्हें समझाना चाहूंगी होता कैसे है ये। भाई होता कैसे है, जब कोई इंसान जो है स्मोक इनहेल करता है, जब कोई इंसान स्मोक इनहेल करता है या स्मोकिंग करता है, तो स्मोक एक तरह का फॉरेन पार्टिकल है और इस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए हमारी एल्वियोलाई के अंदर एक तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डस्ट सेल्स। क्या कहते हैं बच्चे? डस्ट सेल्स, या हम इन्हें एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इस स्मोक को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एक्सेसिव एक्टिविटी शो करते हैं, फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। और इस स्मोक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके अंदर, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रोफेजेस दे हैव इंक्रीज्ड लाइसोसोम्स। कौन से ऑर्गेनेली ज्यादा होते हैं आपके मैक्रोफेजेस में? हाई काउंट ऑफ लाइसोसोम, हाई काउंट ऑफ लाइसोसोम्स जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। सो एक्सेसिव एक्टिविटी शो करते हैं ये, और ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम विच इज प्रोटीएज। जैसे प्रोटीएज सिक्रीट करेंगे, न्यूक्लिएजेस, लाइपेजेस सिक्रीट करेंगे। प्रोटीएजेस एंजाइम जो होता है, इस धुएं को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में जो सेल्स होते हैं, जो एल्वियोलर एपिथेलियम होता है, उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोटीएज जो होता है इस एल्वियोलर एपिथेलियम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एपिथेलियल सेल, सेल के अंदर सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल, अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा होता है? प्रोटीन्स। सारे के सारे सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, एल्वियोलर सेप्टा टूटना शुरू हो जाता है, और एल्वियोलर सेप्टा टूटने की वजह से जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया होता है वो घट जाता है। जो रेस्पिरेट पहले बहुत ज्यादा थे, ये इस तरह से एल्वियोलाई थे, लेकिन अब सारी दीवारें जो है वो टूटना शुरू हुई, खत्म होना शुरू हुई, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया घट गया, जिस वजह से एल्वियोलाई के अंदर रह जाती है हवा, और इसको कहते हैं हम एम्फाइसीमा। इसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। जो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होता है, बायोटेक्नोलॉजी से हमने बनाया है ये, और ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इस प्रोटीएज की एक्टिविटी को या ट्रिप्सिन लाइक एक्टिविटी को घटाएगा, ताकि एम्फाइसीमा का जो एक्सटेंट है वो घटाया जा सके। ठीक है जी। सो दैट वाज अबाउट एम्फाइसीमा। और बाकी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये उन लोगों में होते हैं जो कोल माइनिंग या स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो जब इस प्रकार के लोग इन जगह पे बहुत सालों से काम करते हैं, तो इतने सारे डस्ट की वजह से इनका इम्यून सिस्टम जो है उस डस्ट को कोप अप नहीं कर पाता, जिस वजह से इनके लंग्स में बहुत ज्यादा फाइब्रस टिश्यू बढ़ जाता है, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स होता है, जिसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स से जो सफर होते हैं लोग या इनमें जो काम करते हैं, उनको पीरियोडिकली अपने काम से छुट्टी लेनी चाहिए और मास्क पहन के रखने चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव मास्क पहन के रखने चाहिए। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस 2 प्रकार के ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है बेटे, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा बेटा। इस पे बेस्ड जो सवाल आते हैं वो बहुत पहला सवाल आता है पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पे, न्यूमेरिकल। दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम पे हमेशा सवाल आता है दैट लंग्स डू नॉट कोलैप्स एंड देयर इज ऑलवेज सम एयर रिमेन्स इन द लंग
which is responsible for keeping the lung in the intact position, and that is residual volume. And one more question, that there is negative intrapleural pressure pulling at the lung wall. Lungs do not collapse. lungs जो होती हैं वो stretched condition में रहती हैं. lungs की दीवारें पूरी अपनी तरफ जो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकती, क्योंकि lungs को बाहरी तरफ से खींच रहा है एक तरह का नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. सो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है एक सक्शन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से लंग्स जो होती हैं दे रिमेन इन द इन्फ्लेटेड और इन द नॉर्मल कंडीशंस. ऑल राइट. उसके बाद सवाल आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पे. रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पे यू मस्ट बी नोइंग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन हैज इनसिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. सो इफ यू विल होल्ड योर ब्रेथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, देन the urge to inspire will arise due to increased level of carbon dioxide, not due to decreased level of oxygen. अगला सवाल हमेशा डिसऑर्डर्स पे जरूर आता है, जैसे एस्थमा के बारे में. एस्थमा इज द एलर्जिक डिसऑर्डर्स ऑफ द मास्ट सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. देयर इज ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन. एस्थमा को ट्रीट करने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर्स इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. एक और सवाल है कि माउंटेन सिकनेस क्या होती है, और हाई एल्टीट्यूड्स पे जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में क्या एक्लिमेटाइजेशन होती है कि वो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी सरवाइव करते हैं. सो रिमेंबर, पहली बात, जब आप अगर आप प्लेन्स के लोग हैं और अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मान लो पंजाब के लोग जब रोहतांग पास पे चला जाता है बंदा, तो एक दो दिन जो है या थोड़े दिन जो है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होएंगी. उसको ब्रेथलेसनेस होगी, उसको हो सकता है नॉजिया हो, उसको बॉडी में पेन्स हो सकती है. सो माउंटेन सिकनेस में क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हाई एल्टीट्यूड पे रोहतांग पास पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाएगी. ऑक्सीजन की मात्रा घटने की वजह से हीमोग्लोबिन भी कुछ ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो पार्शियल प्रेशर कम है अगर हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छे से नहीं जुड़ेगी ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए बॉडी सेल्स में हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी. लेकिन जब आप कुछ दिन बिताएंगे रोहतांग पास पे, तो आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी, अडाप्टेड हो जाएगी टू स्टे इन द हाई एल्टीट्यूड्स. रीजन बीइंग, तो हाई एल्टीट्यूड्स पे कुछ दिन के बाद क्या होगा, आपका जो जो आरबीसी काउंट होगा वो बढ़ जाएगा. आरबीसी काउंट के बढ़ने को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया. आरबीसी काउंट बढ़ा क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन की सिक्रीशन बाय द किडनीज हैज बीन इंक्रीज्ड. इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को बोलता है ज्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस कर. ज्यादा आरबीसी जब प्रोड्यूस होते हैं तो मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन है उन आरबीसीज के अंदर, और अब कम ऑक्सीजन को भी ज्यादा हीमोग्लोबिन बंदे खड़े हुए हैं, तो कम ऑक्सीजन को भी ये बड़े आराम से सेल्स तक लेके जाएंगे ताकि हाइपोक्सिक कंडीशन जो है वो घट सके. दूसरा, आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है हाई एल्टीट्यूड पे कुछ दिन के बाद. दूसरा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, जिसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं. हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों के ब्लड में 8 to 8.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड आरबीसीज हो सकते हैं, जबकि एक आम इंसान के ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उनके चीक जो है वो लाल लाल होते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं वहाँ पे लोग. सो एनीवेज दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटे. होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में हार मत मानिए, पॉजिटिव रहिए, और याद रखिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. इसी एक श्लोक के साथ आपसे इजाज़त लूँगी. अगले लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. गुड लक.